एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को स्टार्ट। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जिससे हम ये जान सकेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी क्यों है और इस चैप्टर में हमें प्रोसीड करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम ही हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। तो जो वर्ड है केमिकल काइनेटिक्स, ये दो वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको सारे चैप्टर में देखने को मिलेगा। क्या मीन है तो चलिए वही समझते हैं। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स यानी कि जो भी हम केमिस्ट्री में रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं या फिर जो भी रिएक्शन प्रोसीजर पढ़ रहे हैं उन प्रोसीजर्स का काइनेटिक्स क्या है, उनका मोशन क्या है। आपको पता है काइनेटिक्स वर्ड का मीनिंग होता है मोशन। तो बेसिकली हमारे जो भी रिएक्शन है उनके मोशन को यहाँ स्टडी किया जा रहा है। यहाँ रिएक्शन के मोशन को स्टडी करने से मतलब ये नहीं कि हम उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसकी स्पीड निकालेंगे, मोमेंटम निकालेंगे, नहीं, बल्कि हम ये देखेंगे कि जो रिएक्शन है वो किस रेट से हो रही है। यहाँ बेसिकली आप बार बार ये वर्ड पढ़ेंगे कि रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन की वेलोसिटी, यानी कि आप रेट को अगर आपसे समझना है तो आप कुछ नहीं, आप सिंपल वर्ड से समझ सकते हैं, दैट इज़ वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो अगर हम ये पता लगाना चाहें कि कौन सी रिएक्शन फास्ट हो रही है, अगर किन्हीं को कंपेयर करना है किन्हीं दो रिएक्शंस को, तो हमें दोनों की क्या निकालनी पड़ेगी, स्पीड निकालनी पड़ेगी। जिसकी स्पीड फास्ट होगी वो रिएक्शन जल्दी प्रोसीड कर रही होगी। हम ये भी देखना चाहेंगे किस इन्वायरमेंट में, किस रिएक्शन कंडीशन में रखने से कौन सी रिएक्शन की रेट पे फ़र्क पड़ता है। तो सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो ये समझना है कि हमारे पास रिएक्शन का रेट निकलता कैसे है। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी रिएक्शन की स्पीड कितनी है, वो कितनी जल्दी डिकम्पोज हमारा रिएक्टेंट हो रहा है ताकि प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। ये चैप्टर में हमें पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स में कि जो हमें रिएक्शन जो भी पढ़ रहे होते हैं, बेसिकली जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, जो भी रिएक्शन में प्रोसीजर हो रहा है उस प्रोसीजर की दर क्या है, उसकी रेट क्या है, उसकी स्पीड क्या है, किस तरीके से वो फॉर्म हो रही है हमारे पास जो भी रिएक्शन मटेरियल है। तो यहाँ हमें बेसिकली किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, फर्स्टली द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन के होने की रेट क्या है। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे इन्हीं के अंदर सब टॉपिक्स निकलते चले जाएंगे, जो कि इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ आर्हेनियस इक्वेशन, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है रेट की। आगे हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। अब हम ये पढ़ लेंगे कि रेट के किस तरीके से हमारे पास फाइंड आउट हुआ है। अब हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे क्या उस रेट से जो मैकेनिज्म है वो सेम मैच हो पा रहा है, या किस मैकेनिज्म से जो रेट है वो मैक्सिमम हो पाएगा। हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें ये बताने के लिए कि हमें रिएक्शन को किस मैकेनिज्म से कराना है, कौन सा मैकेनिज्म हमारे लिए फेवरेबल है ताकि रेट हमें मैक्सिमम प्रोवाइड हो सके। हम कौन कौन सी रिएक्शन कंडीशंस का ध्यान रखें, ये सब हमें बताती है केमिकल काइनेटिक्स। तो बेसिकली हमें जो चीज़ पढ़नी है वो है ये रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। अभी मैंने यहाँ कंसंट्रेशन के बारे में आपको नहीं लिखा कि वो रिएक्टेंट की होगी या प्रोडक्ट की, वो रिएक्टेंट की भी हो सकती है और प्रोडक्ट की भी, बस उसमें बदलाव आना चाहिए, चेंज आना चाहिए। इसीलिए न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखा है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये होता है हमारे पास रेट। अब हम एक जनरल लेके चलते हैं कि रिएक्टेंट है कोई भी, लेफ्ट हैंड साइड में वो प्रोडक्ट पी में बन रहा है, ये जनरल रिएक्शन हम लेके चल रहे हैं। अगर मैं इसका बेसिक रेट लिखूँ कि आपको आइडिया देने के लिए कि रेट होता क्या है, तो हम कैसे समझेंगे। तो देखिए रेट क्या होता है, रेट मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन में चेंज। तो कंसंट्रेशन किसकी कंसंट्रेशन, या तो प्रोडक्ट की भी हो सकती है या फिर रिएक्टेंट की भी हो सकती है। अब आप मान के चलिए मैंने एक बीकर है, बीकर में मैंने कोई रिएक्टेंट लिया हुआ है और उसको मैं हीटअप कर रही हूँ या फिर इसमें कोई रिएजेंट भी मिक्स कर रही हूँ, तो वो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में बदलते जाने लग रहा है। तो जब बिल्कुल कुछ नहीं डाला था या कुछ भी रिएक्शन पे ऊपर हमने वर्क करना शुरू नहीं किया था, बिल्कुल टाइम, उस टाइम हम उसको टाइम को जीरो कंसिडर करके चलते हैं। तो उस टाइम हम पे मानेंगे कि हमने जो ए इसके अंदर सब्सटेंस लिया था वो 10 मोल था। मान लो हीट ही कर रहे हैं हम इसको, जैसे जैसे हीट करने लगे वो वेपराइज होने लगा या फिर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगा। तो टाइम इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर हमारे पास जो ए की कंसंट्रेशन है वो 8 मोल हो गई। तो मान लेते हैं ये कंसंट्रेशन 1 है और ये कंसंट्रेशन 2 है। तो वो यही बात कर रहा है कि रेट और कुछ नहीं है, रेट ये है कि ये जो दो डिफरेंट कंसंट्रेशन है इनके बीच का डिफरेंस, यानी कि 8 माइनस 10 क्या होगा, जाएगा हमारे पास 8 माइनस 10 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, 2 माइनस 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा -2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, यानी रेट तो हमारे पास -1 आया। अब आपको क्या लगता है रेट क्या नेगेटिव हो सकता है? आप रेट को कुछ नहीं, आप स्पीड या वेलोसिटी की तरह देखिए। क्या स्पीड या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं। अगर आपको उसको नेगेटिव करना है तो आगे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आपको खुद से लगाना पड़ेगा ताकि ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए,
पॉजिटिव हो जाए। इसीलिए यहाँ रेट को जब लिखते हैं हम तो एक एक्स्ट्रा साइन, नेगेटिव साइन हम रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं, प्रोडक्ट के लिए नहीं, सिर्फ रिएक्टेंट्स के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा होता है। यहाँ एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी आता है, उस नेगेटिव साइन को हमें यहाँ से रिमूव करने के लिए एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है, जिसको हम शो करते हैं कुछ इस तरीके से। अब रेट को, ये तो था रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखना, अगर इसको प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखा जाए तो चेंज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब प्रोडक्ट पी, अब देखिए पहले प्रोडक्ट A1 पे प्रोडक्ट क्या था 0, अब जैसे जैसे ये 2 घटा तो 2 प्रोडक्ट बना होगा ना, तो प्रोडक्ट तो बढ़ता जा रहा है, तो पहले प्रोडक्ट कम था बाद में बढ़ता जा रहा है, यानी P2 हमारे पास P1 से बड़ी है, तो आपके पास क्या आएगा डेल्टा P बाई डेल्टा टी पॉजिटिव रहा ना, तो आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। जबकि यहाँ हम क्या देख रहे थे, जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जा रही थी, जिस वजह से ये जो चीज़ है वो नेगेटिव हो रही थी, इस वजह से एक नेगेटिव साइन हमें ऑलरेडी लगाना पड़ा था। आगे देखिए, अब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए बेसिकली जो रेट लिखने का तरीका है वो यही रहेगा, सेम रहेगा। अब जो रेट है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। ये कुछ इस तरीके से है, अगर मैं आपको बोल दूँ कि अब मैं ये जो सारा डाटा था, अगर मैं 5-6 इंटरवल्स के लिए लूँ कि T=0, T=1, T=3, T=4, 5, और फिर हम इन सब का एवरेज ले दें और एक एवरेज रेट तैयार करें कि एवरेजली रिएक्शन की स्पीड क्या रही, उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट। ये किस चीज़ के लिए होगा, एक लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमारे पास यूज़ होता है। जबकि इंस्टेंट के ऊपर बात की जाए कि T=2 सेकंड के ऊपर हमारे पास कितना रिएक्टेंट था और कितना प्रोडक्ट था और वो किस रेट से डिकम्पोज हो रहा था, उसके लिए यूज़ होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट में कुछ नहीं, जो यहाँ चेंज होता है उसको डिफ्रेंसिएशन वाला जो डी होता है उससे शो किया जाता है, जबकि एवरेज रेट में यहाँ पे डेल्टा का यूज़ किया जाता है। दोनों होते हैं चेंज दिखाने के लिए, बट वो चेंज स्मॉल है या लार्ज, उसके लिए हम डेल्टा और डी का यूज़ करते हैं। तो देखिए, अब हम जो पढ़ रहे हैं इसका ये मतलब क्या है कि क्यों हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं और किन रिएक्शंस के लिए हम पढ़ सकते हैं, उसके लिए चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब बात यह है कि हमारे पास रिएक्शन इतनी सारे हमारे इन्वायरमेंट में हो रही हैं, सम ऑफ देम आर वेरी फास्ट रिएक्शन एंड सम ऑफ देम आर वेरी स्लो रिएक्शन। विच वन रिएक्शन आर सुटेबल फॉर स्टडिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं दैट इज आयनिक रिएक्शन, जो कि अपने आप हो जाती है। दीज आर वेरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कोई भी इनको बाहर से एफर्ट नहीं चाहिए होता है। ये आप एक रिएक्शन देख पा रहे हैं, ये 10⁻⁻6 सेकेंड्स में कंप्लीट हो गई है। तो इतने कम टाइम को नोटिस कर पाना और उसके अंदर उसकी स्पीड निकालना कि किस रेट से काम हुआ, वो काफ़ी डिफिकल्ट है। इसीलिए यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको मेजर नहीं किया जा सकता। जो भी केमिकल काइनेटिक्स के हम आगे रूल देखेंगे, रेट ला लिखेंगे, वो यहाँ इन रिएक्शंस पे एप्लीकेबल होगा ही नहीं। दूसरा, जो बहुत स्लो रिएक्शंस हैं जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जिनको कंप्लीट होने में सालों साल लग जाते हैं, ऐसे रिएक्शन के भी प्रैक्टिकली जो रेट है फाइंड आउट करना वो डिफिकल्ट हो जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि तो हमें किस टाइप के जो है रिएक्शंस लेनी पड़ेंगी जिनका हम रेट निकाल सकते हैं। तो आंसर इज मॉडरेट रिएक्शन, जिनको हम मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे कि आपने ये देखा, यहाँ अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम फेमस रिएक्शन क्या बोलते हैं, अमोनिया हेबर प्रोसेस भी हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहे हैं और नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो ये नए बॉन्ड किस रेट से फॉर्म हो रहे हैं, उस रेट को हम इजीली मेजर कर सकते हैं, एज अ रेट ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एवरेज रेट को किस तरीके से लिखा जाता है और इंस्टेंटेनियस को कैसे। तो ये हमने जनरल रिएक्शन लिखी है। एवरेज रेट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, रेट इक्वल्स टू, आप हमेशा देखेंगे रिएक्टेंट्स के लिए माइनस साइन आएगा। एवरेज रेट है तो डेल्टा, और आर है तो आर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर बाय डेल्टा टी। यहाँ ये 1/2 क्यों लिखा है, ये जो जितने भी कोफिशिएंट आगे लिखे जाते हैं रेट के अंदर, इन सबको डिनोमिनेटर में लिख दिया जाता है, तभी तो यहाँ 1/3 आ गया। 1 डिवाइड बाय जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 1 बाय में लिख दीजिए, और डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस रेट में बस सेम यही रहता है, डेल्टा की जगह डी आ जाता है, डी जो डिफ्रेंसिएशन वाला डी होता है। नेक्स्ट रिएक्शन ऐसे ही देखिए, अल्फा ए प्लस बीटा बी टू फॉर्म एक्स सी प्लस डेल्टा डी। यहाँ पे आपको सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स की टर्म्स में लिखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रिएक्टेंट की टर्म्स में तो बस आप इतना लिखिए, और प्रोडक्ट्स की टर्म्स में पूछा जाए तो सिर्फ लास्ट वाला पोर्शन लिखिए, और जनरल पूछा जाए तो आपको सारा लिखना होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस अगर मैं बात करती हूँ तो डी आएगा 1/अल्फा, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि हम ए के लिए लिख रहे हैं, डी ए बाई डी टी माइनस 1/बीटा डी बी बाई डी टी, और 1/x डी सी बाई डी टी और 1/डेल्टा डी डी बाई डी टी। तो इनके लिए जो चेंज है वो पॉजिटिव है, इनके लिए नेगेटिव है, जस्ट बिकॉज दीज आर रिएक्टेंट्स। तो अब देखिए, ये एक ऐसा इसी तरीके से क्वेश्चन है हमारे पास, 3x + y टू फॉर्म 2z। हमें एवरेज रेट लिखना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डेल्टा, और ये जो कोफिशिएंट है ये डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएंगे। इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं।
अब बात आती है रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की। तो रेट ऑफ अपीयरेंस को हम किस तरीके से लिखते हैं, डेल्टा जेड बाय डेल्टा टी। मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस जिस चीज़ का पूछा जाए उसके लिए कोफिशिएंट नहीं लिखते, बस उसी का डेल्टा बाय डेल्टा टी लिख देते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अगर मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा गया है यहाँ पे जेड का, तो मैंने डेल्टा जेड बाय डेल्टा टी लिखा। डिसअपीयरेंस एक्स और वाई का, और क्योंकि रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इसलिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट है। अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स पूछा जाए तो 1/3 नहीं लिखना है यहाँ पे, ना ही नेगेटिव साइन लगाना है, सिर्फ डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, सिर्फ डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, और मोड का साइन लगा दिया गया है ताकि नेगेटिव साइन आपको ना लगाना पड़े। अब देखिए यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन, हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम में सॉल्यूशन इन लीटर, मोलैरिटी मोल्स पर लीटर, और सेकंड टाइम। अब ये ऊपर चला जाएगा सेकंड, क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स, तो मोल लीटर, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि आपको घर से करना है, और कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो इसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।